हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सेक्शन की यहां पर बात हो रही है और कंप्यूटर में जो क्वेश्चंस पूछे गए अभी तक एग्जामिनेशन में, उन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। और आज इस सीरीज का है डे 3। डे 1 डे 2 में हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, एक्सप्लेन भी आपको किए कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए और क्यों। ऐसे ही आज के सेशन में भी कुछ बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस जो पूछे गए उनको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। तैयार हैं आप लोग? बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न यहां से आपको पता चलेगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन का लेवल है वो इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बढ़िया तरीके की प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है। ये आपको आइडिया लगेगा आज के सेशन से भी। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बात करें सबसे पहले सिलेबस की, तो आप जानते हैं कि 9 यहां पर टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं आपके कंप्यूटर में, और मैं आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही गाइड करूंगा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। इन 9 टॉपिक्स की बात करें, इंट्रोडक्शन, डीबीएमएस, पीसी सॉफ्टवेयर ऑफिस ऑटोमेशन, वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल, कंप्यूटर नेटवर्किंग, इंटरनेट, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड वेब पब्लिशिंग, बुलियन अलजेब्रा और डेटा स्ट्रक्चर। ये 9 टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे जो अपने आप में काफी बड़े टॉपिक्स हैं। यानी इन सभी टॉपिक्स को आपको बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक कवर करना होगा। सर कैसे कवर करें? इन सब की कॉन्सेप्ट वाली नॉलेज कहां से ली? कोई बुक सर बता दीजिए, कोई वीडियो सर बता दीजिए, कोई पीडीएफ सर बता दीजिए जहां से कंप्लीट नॉलेज मिले। इन सब का सॉल्यूशन है ये। क्या करना है आपको? अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस में एसआई एएसआई की तैयारी कर रहे हैं, या प्रोग्रामर ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इनके इंडिविजुअल कोर्सेज से कनेक्ट होना है। जिस भी कोर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कैसे आप कनेक्ट हो सकते हैं इनमें? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और फिर जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया है या करेंगे, उनसे आप यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। क्या क्या सर यहां पर देखने को मिलेगा? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो 11 जनवरी से कोर्स स्टार्ट होगा। एसआई एएसआई वाले कोर्स की बात करें तो 8 जनवरी से स्टार्ट होगा। और प्रोग्रामर ग्रेड 2 वाले कोर्स की बात करें तो यहां पर आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है रिकॉर्डेड मोड में। क्या कंप्यूटर ऑपरेटर और एसआई एएसआई वाले कोर्स में भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहे हैं? बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपको लाइव भी मिल रहे हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड में पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं है, इसलिए लाइव साथ में चलेगा, जिससे कि आपका पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो, रिवीजन भी हो, और एग्जाम तक बढ़िया प्रिपरेशन आप कर पाए। टाइमिंग्स एक बार देख लीजिएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो लाइव टाइमिंग्स हैं एप्लीकेशन पर, वो 2 बजे है, और एसआई एएसआई कोर्स की जो लाइव टाइमिंग्स हैं वो 12 बजे है। तो इन टाइमिंग्स पर जैसे ही आप कोर्स से एनरोल करते हैं, इन टाइमिंग्स पर लाइव सेशन होंगे। क्या लाइव सेशन सर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगे? जी हाँ, लाइव सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी मिलेंगे, क्योंकि लाइव के बाद वो सेशन एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड हो जाते हैं, जिनको आप कई बार देख पाएंगे। कोई लिमिट नहीं है, जितनी बार देखना चाहें उतनी बार देखिए। सर और क्या क्या मिलेगा? वीडियोस, पीडीएफ और मॉक टेस्ट, ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी कंप्यूटर के रिगार्डिंग। क्या सर इसके अलावा भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये तीनों कोर्सेज अपने में सफिशिएंट हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा सर, ज्वाइन कैसे करें अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन, जो कि आपको इंस्टॉल करनी है? कहां से? प्ले स्टोर की मदद से या फिर iOS स्टोर की मदद से? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, और इसकी मदद से आप हमसे डायरेक्टली अपनी क्वेरी व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। यस, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन, और बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस पर। जैसे कि प्रीवियस
वाले सेशन में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था जो कि पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, जिसका आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने गलत दिया है। क्या होना चाहिए सही आंसर, क्या है क्वेश्चन, एक बार बहुत प्यार से पढ़ी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाटा और यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड तथा लॉगिन फाइल को डैश में निर्देशिका में संग्रहित करता है। सिस्टम डेटा एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स पासवर्ड एंड लॉगिन फाइल्स इन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टोर्ड इन डैश डायरेक्टरी। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सिस्टम का डेटा, यूटिलिटी वाले प्रोग्राम्स, पासवर्ड और लॉगिन वाली जो फाइल्स हैं ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कहां सेव होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछ रहा होता सिर्फ पासवर्ड से कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पासवर्ड है वो कहां पर सेव होता था पहले के समय, तो आंसर हो जाता बिन में, क्योंकि पहले के समय यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ बिन का यूज करता था सभी तरीके के पासवर्ड को स्टोर करने के लिए। लेकिन आगे चलकर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पासवर्ड हो, लॉगिन फाइल्स हो या फिर किसी भी तरीके की फाइल हो या किसी भी तरीके का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो, इन सभी को सेव करने के लिए ईटीसी नाम का फोल्डर बनाया गया। तो इसका मतलब अब इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या बनेगा? ईटीसी फोल्डर, दैट इज द करेक्ट आंसर। ईटीसी मतलब आदि। यूनिक्स वेरिएंट ने प्रत्येक खाते के बारे में अन्य जानकारी के साथ इनक्रिप्टेड पासवर्ड को ईटीसी पासवर्ड में संग्रहित किया, यानी जो फोल्डर बनाया उसका नाम क्या रखा? ईटीसी, और उसके अंदर पासवर्ड और सारी फाइल्स को स्टोर किया। क्या यह बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, वेब दस्तावेज बनाते समय इमेज की ऊंचाइयां और चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए कौन सा फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है? सोचो, व्हेन क्रिएटिंग अ वेब डॉक्यूमेंट व्हाट फॉर्मेट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन इमेज हाइट एंड विड्थ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेब डेवलपमेंट टॉपिक से, जहां पर कह रहा है जो इमेजेस की हाइट है या विड्थ है उसको किस में नापते हैं, इमेजेस की जो ऊंचाई है और चौड़ाई है उसको किस में नापते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि जब भी हम लोग कैमरे से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो उसकी जो यूनिट होती है वो होती है पिक्सल में, क्योंकि कैमरे की यूनिट भी क्या होती है? मेगापिक्सल। कहते हैं ना कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, तो इसका मतलब उससे जो फोटोज निकलेंगी उसकी यूनिट भी क्या होगी? पिक्सल ही होगी। तो आंसर यहां पर क्या होगा? सेंटीमीटर नहीं, पिक्सल बिल्कुल सही, डीपीआई भी नहीं और इंचेस भी नहीं। डीपीआई किसकी यूनिट होती है यह भी मुझे बताइए। बिल्कुल सही, अगर आपने प्रिंटर के बारे में पढ़ा हो तो आप जानते होंगे कि प्रिंटर की क्वालिटी या प्रिंटर के रेजोल्यूशन को डीपीआई में नापते हैं, डॉट पर इंचेस। तो प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की क्वालिटी या प्रिंटर के रेजोल्यूशन के लिए डीपीआई का प्रयोग होता है, जबकि वेब दस्तावेज यानी वेब डॉक्यूमेंट्स में इमेज की हाइट और विड्थ के लिए प्रयोग किया जाता है पिक्सल का। तो आंसर हो गया पिक्सल। एक क्वेश्चन और बहुत फेमस है जो कि काफी बार आता है कि पिक्सल की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पिक्सल? द करेक्ट आंसर इज पिक्चर एलिमेंट। जहां पर पिक्स का मतलब है पिक्चर और ईएल का मतलब होता है एलिमेंट, तो इसकी फुल फॉर्म दोस्तों क्या बनेगी? पिक्चर एलिमेंट इज द राइट आंसर। मैंने नीचे आपको एक HTML का कोड भी लिख के दिखाया है कि जो इमेज का जो सोर्स कोड होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं IMG SRC से, और हमने यहां पर लिखा यूपी पुलिस का लोगो। अगर हमें यूपी पुलिस का लोगो लगाना है तो हमने यूपी पुलिस लोगो .gif उस इमेज का नाम दिया और आगे उसके लोगो की हाइट और विड्थ दे दी कि हाइट होनी चाहिए 500 और विड्थ होनी चाहिए 300। इसका मतलब कि अब हमारे सामने जो एक लोगो आएगा यूपी पुलिस का, इस केस में जो लोगो आएगा उसकी हाइट 500 होगी, विड्थ 300 होगी, जिसे हम पिक्सल में मेजर करते हैं। तो 500 इंटू 300 ये क्या है? पिक्सल सी। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कम जगह में
What is the process that condense file to be stored in less space and therefore sent faster over the internet? कम जगह में कंडेंस फाइल को संग्रहित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जिससे कि वे इंटरनेट पर तेजी से भेजी जा सके? हम लोग सब एक बात जानते हैं कि जब भी हमें कोई फाइल भेजनी होती है तो हम जनरली उसको व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, और व्हाट्सएप क्या करता है, उन फाइल्स को कंप्रेस कर देता है, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि व्हाट्सएप पर जो पिक्चर की क्वालिटी है वो काफी कंप्रेस होकर आती है। इसलिए कई लोग टेलीग्राम का यूज करते हैं, जहां पर क्वालिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। या फिर अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर भेजना है या कई सारी फाइल्स भेजनी है आपको किसी को, तो आप क्या करते हैं, उन फाइल्स को कॉम्प्रेस कर देते हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे बने हैं जिनके द्वारा हम फाइल्स को कॉम्प्रेस यानी कम साइज का करते हैं, जैसे विनरैर, विनजिप सॉफ्टवेयर्स। तो यहां पर कह रहा है किसके द्वारा करेंगे, डेटा कंडेंसेशन, डेटा कंप्रेशन, जिपिंग या डिफ्रैगमेंटेशन। और करेक्ट आंसर इसका क्या है, डेटा कंप्रेशन। डेटा के साइज को छोटा करने के लिए विनरैर और विनजिप जैसे सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, और इसी को बोलते हैं डेटा को कंप्रेस करना, डेटा संपीड़न या डेटा के साइज को छोटा करना। वेरी गुड। नेक्स्ट, डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों बूलियन अलजेब्रा से, और जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था ये था एक तरीके का इंटरनेट का क्वेश्चन, ये आप कह सकते हैं मल्टीमीडिया का क्वेश्चन, क्योंकि जब आप इंटरनेट पढ़ते हैं तो उसमें मल्टीमीडिया भी आता है ना। तो ये क्वेश्चन कहां का था, मल्टीमीडिया का, इंटरनेट से। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है डी मॉर्गन्स, और डी मॉर्गन लॉ किस में आता है, बूलियन अलजेब्रा में। कह रहा है डी मॉर्गन्स लॉ स्टेट, डी मॉर्गन के नियम में क्या कहा गया। अगर आपने बूलियन अलजेब्रा अच्छे से पढ़ी है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन्स के दो नियम होते हैं, रूल 1, रूल 2, नियम 1, नियम 2। दो नियम है जो कि डी मॉर्गन्स लॉ ने दिए हैं, और ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस बार भी आप लिख के रख लीजिए कि डी मॉर्गन्स लॉ से क्वेश्चन आना ही आना है, डैम श्योर है। तो कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम देखें, अगर आपने डी मॉर्गन्स के नियम पढ़े हैं तो आप जानते हैं पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। आप कहेंगे सर आप कैसे कह सकते हैं दोनों सही हैं, बोथ ऑफ दीज आंसर कैसे होगा। आइए जरा इस पर डिस्कशन भी कर लेते हैं। डी मॉर्गन्स का नियम कहता है x प्लस वाई बार इज इक्वल्स टू एक्स बार डॉट वाई बार, यानी प्लस किस में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। तो x प्लस वाई बार इज इक्वल्स टू एक्स बार डॉट वाई बार, ये है आपका पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है, x डॉट वाई बार, जब हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो क्या हो जाएगा, x बार, और डॉट की जगह क्या हो जाएगा, प्लस वाई बार। यानी ओपन करने पर प्लस की जगह पर डॉट और डॉट की जगह पर प्लस हो जाएगा। इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। लेकिन जब क्वेश्चन में देखा तो क्वेश्चन में ना तो प्लस दिया हुआ है ना तो डॉट, प्लस को किसी और सिंबल से इंडिकेट किया गया है और डॉट को किसी और सिंबल से। लेकिन अगर हम एज्यूम कर लें कि पहला वाला जो सिंबल है वो प्लस है और दूसरा वाला सिंबल जो है वो डॉट है, तो इस रीजन की वजह से हम कह सकते हैं कि दोनों नियम हमारे क्या हैं, वैलिड है। लेकिन कई बार कैंडिडेट्स ने क्या किया, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया तो उसके बाद ऑब्जेक्शन उठाया कि देखो ऑब्जेक्शन किस बात का, यहां पर प्लस और डॉट सिंबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, यहां प्लस और डॉट ऑपरेटर का यूज किया जा रहा है, लेकिन एग्जाम में आप देखिए ना तो प्लस ऑपरेटर है ना तो डॉट, इसको किसी दूसरे ऑपरेटर से बदल दिया गया। इस रीजन की वजह से जो यूपी पुलिस है उन्होंने इस पेपर को क्या किया, इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को क्या किया, कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा हमसे गलती हुई है यहां पर सिंबल का प्रयोग करने में, जिसकी वजह से कैंडिडेट काफी कंफ्यूज हुए। कुछ लोगों ने पहला आंसर लगाया, कुछ लोगों ने दूसरा, और कुछ लोगों ने सी बोथ ऑफ दीज। जब ये भेजा गया उनके पास में तो उन्होंने कहा इस क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं, हम मानते हैं कि इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हमसे हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बोथ ऑफ दीज।
फिलहाल जो मुद्दे की बात है वो क्या है, आपको यह पता होना चाहिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है। तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना समझिए कि डी मॉर्गन्स लॉ क्या है दोस्तों, x प्लस वाई बार इज इक्वल्स टू एक्स बार डॉट वाई बार और x डॉट वाई बार इज इक्वल्स टू एक्स बार प्लस वाई बार। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फिर से अगला क्वेश्चन आ रहा है बूलियन अलजेब्रा से, और ये क्वेश्चन क्या है जरा पढ़ो। ट्रुथ टेबल ऑफ बूलियन फंक्शन x डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड बार प्लस एक्स डॉट वाई डॉट जेड प्लस एक्स बार डॉट वाई मैचेस विद। कह रहा है ये जो बूलियन फंक्शन लिखा हुआ है ये किसके बराबर है, एक्स वाई बार वाई जेड या इनमें से कहीं नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका, अगर आपने बूलियन अलजेब्रा में जितने लॉज होते हैं वो आपने पढ़े हैं तो आप उनके द्वारा भी कर सकते हैं, और दूसरा इन क्वेश्चंस को करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है, आप शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं। अगर आपने लॉज पढ़े हैं तो उसके द्वारा भी बहुत आसानी से किया जा सकता है, जो आपको सीखने पड़ेंगे, और दूसरा है इसकी शॉर्ट ट्रिक जिसमें बिना किसी लॉ के भी आप इसके आंसर को दे सकते हैं। कैसे करें इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखो ऐसे कौन से वेरिएबल हैं जिनके ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमने क्वेश्चन पढ़ा एक्स वाई जेड, किसी के ऊपर बार नहीं है, बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा एक्स डॉट वाई डॉट जेड के ऊपर बार, जिसके ऊपर बार है उसको कैंसिल कर दीजिए क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, नल हो जाती है, माइनस हो जाती है उसकी वैल्यू। तो इसमें z हमें मिल गया जिसके ऊपर बार है, तो z हमारा हट गया। फिर हमने देखा x डॉट वाई डॉट जेड, किसी में बार नहीं है, ठीक। फिर हमने देखा x बार डॉट वाई, यानी x के ऊपर बार मिल गया। पहले हमें z के ऊपर बार मिला, अब हमें x के ऊपर बार मिला। और बूलियन अलजेब्रा कहता है कि जिसके ऊपर बार है इसका मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव है, यानी x भी कैंसिल हो गया और z भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, y। तो आंसर क्या मिल गया, दैट इज y। समझ में आया? एक बार फिर से समझो, ये शॉर्ट ट्रिक है। इस शॉर्ट ट्रिक का यूज हम लोग कब करते हैं, जब हमें क्वेश्चन में बार के फॉर्मेट में दिया होता है तो हम लोग देखते हैं किस वेरिएबल के ऊपर बार नहीं है, और जिस वेरिएबल के ऊपर बार नहीं होता वो हमारा आंसर हो जाता है। जैसे, और इस तरीके के क्वेश्चन कई बार आपके गेट लेवल पे, कई बार केवीएस एनवीएस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, केंद्रीय विद्यालय हो या नवोदय विद्यालय वाले एग्जाम्स हो, ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। तो इनमें दो तरीके की ट्रिक्स लगती हैं, एक तो पूरा इक्वेशन सॉल्व करिए वैसे, और दूसरा इस ट्रिक को आप अप्लाई करिए। तो x बार खत्म हो गया, z बार खत्म हो गया, x और z खत्म हो गया, क्या बचा, y। तो आंसर हो गया आपका y। सर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि बूलियन अलजेब्रा में जो आपके लॉज हैं उनको अप्लाई करिए। जैसे z प्लस जेड बार की वैल्यू 1 है, 1 प्लस जेड की वैल्यू 1 है, और x प्लस एक्स बार की वैल्यू 1 है। तो इन जितने भी आपके लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा में, जब उनको याद करेंगे, जब उन पर आप प्रैक्टिस करेंगे, जब उनको आप समझेंगे और इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो भी आप देखेंगे कि सॉल्व करने के बाद जो इसका रिजल्ट आया है वो y आया है। तो देयर आर बोथ दी वेज, आपको ये भी सीखना है और आपको नीचे वाला तरीका भी आना चाहिए, यानी दोनों तरीके से सॉल्व करने की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है ना, वेरी वेरी इजी, लेकिन आसान आपको तभी लगेंगे जब आपने बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा, क्योंकि बूलियन अलजेब्रा बहुत डिटेल टॉपिक है ना। ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि 2-3 वीडियो में खत्म हो जाए, ये कम से कम 4 से 5 घंटे का टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा, और इवन मोर देन दैट, है ना, 7 से 8 घंटे भी आपको पूरे लगेंगे अगर आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक बूलियन अलजेब्रा समझनी है। तो इसके लिए आपको बहुत डिटेल में पढ़ना होगा, और जब तक आप बूलियन अलजेब्रा या डेटा स्ट्रक्चर जैसे टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, आप समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को हिला नहीं पाएंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये टॉपिक आसान भी है, लेकिन अगर छोड़ दिया तो ये टॉपिक टफ भी है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा निम्नलिखित कथन कम्यूटेटिव लॉ है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
रिप्रेजेंट कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ बुलियन अलजेब्रा का एक लॉ है, जैसे कि इसमें बहुत सारे लॉ है, आइडेम्पोटेंट लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉज, है ना, बहुत सारे लॉज हैं इसमें। कॉम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि उल्टा सीधा एक समान। क्या कहता है? उल्टा सीधा एक समान, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ए प्लस बी का मान b प्लस ए के बराबर होता है, या मैं ये कहूं a डॉट बी का मान b डॉट ए के बराबर होता है। आप कहेंगे सर इसका मतलब, हम कहें 1 प्लस 2 क्या आएगा? 3। अगर मैं कहूं 2 प्लस 1 तो भी तो 3 आएगा, यानी a प्लस 1, या मैं कहूं 1 प्लस ए, या a प्लस बी, या b प्लस ए, बात एक ही है, यानी उल्टा सीधा एक समान, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू y प्लस एक्स, यही है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। तो लॉ की नॉलेज जब आपको होगी तो ही आप बता पाएंगे कि यहां पर कौन सा लॉ इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होती है, जहां a प्लस बी बराबर है b प्लस ए के। मल्टीप्लिकेशन के केस में a मल्टीप्लाई बाय b बराबर है b मल्टीप्लाई बाय ए के। बिल्कुल सही बात है। यहां पर आप कोई वैल्यूज रख के भी देख लीजिए, जैसे मैंने कहा 1 प्लस 2 क्या आएगा? 3। 2 प्लस 1 भी क्या आएगा? 3। सिमिलरली ए में अगर आपने रखा 1 और बी में अगर आपने रखा 2, तो 2 1 जा 2, यानी 1 2 जा 2 और 2 1 जा 2। यहां पर भी क्या हुआ? लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, और यही बोलता है कॉम्यूटेटिव लॉ। समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, अब कह रहा है एक बुलियन प्रेमेम का डुअल पाया जाता है किसमें? डुअल ऑफ अ बुलियन थ्योरम इज ऑब्टेन्ड बाय शून्य और एक की अदला बदली से। कह रहा है जो डुअल ऑफ बुलियन थ्योरम है, जो बुलियन प्रमेय का डुअल पार्ट है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं, इसका नियम क्या है? तो जब भी हम बुलियन थ्योरम में डुअल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि प्लस कन्वर्ट हो जाए माइनस में, माइनस कन्वर्ट हो जाए प्लस में, या हम इसको यह भी कह सकते हैं कि 0 कन्वर्ट हो जाए 1 में और 1 कन्वर्ट हो जाए 0 में, जिसको हम कई बार वंस कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं कि 0 की जगह पर 1 और 1 की जगह पर 0। या हम ये भी कह सकते हैं कि एंड ऑपरेटर कन्वर्ट हो जाए और ऑपरेटर में, या और ऑपरेटर कन्वर्ट हो जाए एंड ऑपरेटर में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सभी शून्य, यानी इंटरचेंजिंग ऑल 0 एंड 1s, 0 और 1 को इंटरचेंज कर दिया जाए, एंड डॉट और प्लस को इंटरचेंज कर दिया जाए, यानी एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर से और ऑपरेटर को इंटरचेंज कर दिया जाए एंड ऑपरेटर से, जिसको हम डॉट और प्लस से भी इंडिकेट करते हैं। तो ये बहुत आसान है कि बुलियन थ्योरम में डुअल का मतलब क्या है? अदला बदली करना। 0 को 1 से बदल दे, 1 हो तो 0 से बदल दे, डॉट हो तो प्लस से बदल दे, और प्लस हो तो डॉट से बदल दे, जिसको हमने यहां पर लिख भी दिया है। चेंज एंड ऑपरेटर टू और ऑपरेशन, एंड ऑपरेटर को और ऑपरेटर से बदल दिया जाए। चेंज और ऑपरेटर टू एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर को एंड से बदल दिया जाए। रिप्लेस 0 विद 1, 0 की जगह पर 1 लगा दें, और रिप्लेस 1 विद 0, यानी 1 की जगह पर 0 लगा दें। दैट्स इट। इसी को बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा में डुअल थ्योरम, या डुअल ऑफ अ बुलियन थ्योरम इज ऑब्टेन्ड बाय दिस पार्टिकुलर वे। क्या ये बात समझ में आई? तो कभी भी क्वेश्चन में आपको बुलियन थ्योरम के साथ में डुअल शब्द मिल जाए तो इसका मतलब आप समझ जाना कि सचिन सर ने कहा था डुअल का मतलब है अदला बदली। 0 की जगह पर 1, 1 की जगह पर 0, एंड ऑपरेटर की जगह और ऑपरेटर की जगह पर एंड ऑपरेटर। बस दैट्स इट। नेक्स्ट, मिन टर्म M1356 इक्वल्स टू मैक्स टर्म। अगेन बुलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन आता हुआ। क्या कह रहा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
कह रहे हैं मिनिमम टर्म 1356 किस मैक्स टर्म के बराबर है। मिनिमम टर्म आपको दिया हुआ है और इसका मैक्सिमम टर्म आपको पता करना है। कैसे पता करते हैं? जो नंबर्स नहीं होते वही नंबर आपके मैक्सिमम टर्म में काउंट होते हैं। मैक्सिमम का मतलब क्या है कि पहली बात कि जो रेंज गिवन है उससे बढ़कर, मिनिमम का मतलब कम और मैक्सिमम का मतलब ज्यादा। तो यहां पर अगर आप देखें तो 1 से लेकर 6 तक नंबर गिवन है, 1 3 5 6, जिसमें कुछ नंबर मिसिंग है। और मैक्सिमम का मतलब है 0 से लेकर 7। 0 से लेकर 7 क्यों? क्योंकि इसकी शुरुआत क्या 0 से हुई है? नहीं। तो हमने मैक्सिमम में क्या किया, 1 से पहले ऐड कर लिया क्या 0, और 6 के बाद क्या आता है 7। इसका मतलब कि जो इसकी रेंज होगी मैक्सिमम में, इसके अकॉर्डिंग वो क्या होगी, 0 से लेकर 7। अब मुझे यह देखना है कि यहां पर कौन सा नंबर मिसिंग है। क्या 0 यहां पर है? नहीं। यानी पहला क्या आ गया 0। 0 के बाद क्या आता है 1। क्या 1 है? 1 है। देखो क्वेश्चन में 1 नहीं लिखेंगे। 1 के बाद 2 आता है, क्या 2 है? नहीं। जो नहीं है वो लिख लो। तो यहां आ गया 2। फिर आ गया 3। 3 है तो 3 नहीं लिखेंगे। 3 के बाद क्या आता है 4। 4 है? नहीं, लिख लो। 4 के बाद क्या आता है 5। क्या 5 दिया है? जी हां, नहीं लिखेंगे। 6 दिया है? जी हां। क्या 7 दिया है? जी नहीं। तो यहां पर 7 लिख देंगे। आंसर मिल गया हमें 0247, दैट इज द आंसर। यानी इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आंसर क्या होगा, सेकंड वाला ऑप्शन। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से समझो। अगर कभी भी क्वेश्चन में मिन टर्म दिया गया हो और हमसे मैक्सिमम टर्म पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम में जो दिया है उसकी पहली वाली वैल्यू और उसके बाद वाली वैल्यू को भी मेंशन करेंगे। यानी 1 से पहले वाली वैल्यू क्या है 0 और 6 से बाद वाली वैल्यू क्या है 7। तो 0 भी आएगा और 7 भी आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, कंफर्म है। इसके बाद आपको क्या करना है 1 2 3 4 5 6 सीरियल वाइज देखते जाइए और जो मिसिंग है उसको लिखते जाइए। तो हमने क्या लिखा, सबसे पहले 0 मिसिंग है, फिर 2 मिसिंग है, 3 है, 4 मिसिंग है, 4 लिख दो, 5 है, 6 है, 7 मिसिंग है, 7 लिख दो। तो आंसर क्या आ गया 0247 मीन सेकेंड इज द राइट वन। समझ में आया? इन क्वेश्चंस की एक क्वेश्चन से बात नहीं बनेगी। जब तक बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक कंफ्यूजन बना रहेगा कि सर अगर 1 ना हो स्टार्टिंग में तो क्या करेंगे, 9 हो लास्ट में तो क्या करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जिनमें कंफ्यूजन बनेगा, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जब आप करेंगे ना तो आपको समझ में आएगा इसका पूरा कॉन्सेप्ट। क्लियर है? लेकिन हां, इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि कैसे किया गया है। नेक्स्ट, द लॉजिक एक्सप्रेशन x प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, ये क्या है? कह रहा है ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन, ये जो तर्क अभिव्यक्ति आपको गिवन है, ये किसका एग्जाम्पल है? एसओपी का। एसओपी का मतलब ये भी बूलियन अलजेब्रा से क्वेश्चन है। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। स्टैंडर्ड पीओएस फॉर्म यानी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ऑफ सम का एग्जाम्पल है, या स्टैंडर्ड एसओपी का एग्जाम्पल है। क्या है ये? आओ जरा देखें। दो ही तरीके के कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं बूलियन अलजेब्रा में, एक एसओपी होता है और एक पीओएस होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। अब यहां पर हमने क्वेश्चन में देखा तो हमें मिल रहा है प्लस 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 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर मिल रहा है डॉट यानी प्रोडक्ट। पहले सम है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट किया गया है, फिर इसके बाद सम है, यानी दो सम को आपस में प्रोडक्ट किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। क्या होगा, दोनों को क्या किया गया है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है प्रोडक्ट, जो दोनों को किया गया उसको पहले लिख दीजिए, यानी बीच में क्या है डॉट, डॉट आ जाएगा पहले, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया? नहीं आया? आइए फिर से समझते हैं, बहुत ध्यान से देखो। यहां पर पहले प्लस प्लस गिवन है और इनको ब्रैकेट में रखकर डॉट लगाया हुआ है,
यानी इन दोनों टर्म्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यही तो है, पहले प्लस कर दो, फिर जो आए उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी मेन क्या है, बीच में क्या गिवन है, तो आपने कहा सर बीच में मल्टीप्लाई है, जो मेन होता है उसको पहले ले जाते हैं और पहले क्या लेकर जाएंगे, प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट ऑफ सम। या इसको करने की एक और शॉर्ट ट्रिक भी है सर, क्या वो भी बता दीजिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जैसे ही हमने शुरुआत में देखा हमें क्या मिला, प्लस है, जो शुरुआत में मिलेगा उसको बाद में ले जाएंगे, यानी प्लस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सम, सम को बाद में ले जाइए, तो क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ सम। अब तो समझ में आया, अगर अभी भी नहीं आया तो आइए इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। दिया हुआ है ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार डॉट सी प्लस ए डॉट बी बार, और हम आपसे पूछें कि ये क्या है, तो आपने कहा सर आपने बताया है जो आपको पहले मिले उसको बाद में ले जाओ। तो ए डॉट बी का मतलब, डॉट का मतलब होता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पहले मिला इसको बाद में ले जाओ, क्या बना, सम ऑफ प्रोडक्ट। और वैसे भी अगर आप देखें तो हमने सम किया है किसको, प्रोडक्ट को, तो इसका आंसर क्या हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। समझ में आया। अब दूसरे में देखो, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को देखा मुझे क्या मिला, ए प्लस बी, प्लस को क्या करेंगे, प्लस को बोलते हैं सम, सम को ले जाएंगे लास्ट में और प्रोडक्ट को ले आएंगे पहले, क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ सम। यानी आपको इक्वेशन दी होगी और आपको इस इक्वेशन से यह पहचानना होगा कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन है या प्रोडक्ट ऑफ सम की इक्वेशन है। तो आप जिस भी तरीके से समझें आपको यह समझ में आना चाहिए कि यहां पर हो क्या रहा है। अगर स्टार्टिंग में ही आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो उसको बाद में ले जाइए, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट, और अगर स्टार्टिंग में आपको प्लस मिल जाए यानी सम मिल जाए तो इसको बाद में ले जाइए, यानी प्रोडक्ट ऑफ सम, है ना। ये भी एक तरीका है याद रखने का। बाकी जो भी तरीका आपको अच्छा लगे आप वैसे भी याद रख सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को, x प्लस वाई प्लस जेड आपको मिल रहा है, प्लस मिल रहा है बिल्कुल स्टार्टिंग में, प्लस ले जाना है बाद में, यानी क्या हो जाएगा, सम बाद में, प्रोडक्ट ऑफ सम। यही तो है। अब समझ में आया कि कैसे इसको किया गया। तो बूलियन अलजेब्रा में कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं जो कि दो तरीके की होती हैं, एसओपी और पीओएस। जब भी हम बूलियन अलजेब्रा में डायग्राम्स को बनाते हैं तो वहां पर जो हमें आउटपुट मिलता है वो यही मिलता है फाइनली, या तो वो एसओपी के फॉर्म में मिलेगा या तो पीओएस के फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बूलियन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स आर देयर। अगेन अगला क्वेश्चन आता हुआ बूलियन अलजेब्रा से ही, 3 चर से बूलियन अभिव्यक्ति निर्मित किया जा सकता है, इसका आंसर क्या होगा। हाउ मेनी बूलियन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स आर देयर, कह रहा है अगर हमें 3 वेरिएबल दिए गए हैं ए बी सी, और इन 3 वेरिएबल्स में कुछ दिया गया है स्टेटमेंट, या एक्स वाई जेड भी मान सकते हैं, ए बी सी भी मान सकते हैं, पी क्यू आर भी मान सकते हैं। कह रहा है अगर हमें यहां पर 3 वेरिएबल्स दिए हैं तो हाउ मेनी बूलियन फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स आर देयर, तो बूलियन फंक्शन कितने बनेंगे, 3 चर से बूलियन अभिव्यक्ति निर्मित किया जा सकता है कितनी। इसका एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना होता है। क्या है इसका फॉर्मूला, 2 की पावर 2 की पावर n। फिर से एक बार, इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो दोस्तों क्या है, 2 की पावर 2 की पावर n। यहां पर n क्या है, n है जितने वेरिएबल्स हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स है यहां पर n। कितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल, 3 चर हैं, 3 वेरिएबल हैं, तो यानी इसका क्या हो जाएगा, 2 2 की पावर 3। ये लिख सकते हैं ना, n की वैल्यू क्या है, 3। अब इसको सॉल्व करना तो आप लोग जानते हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 को सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 256। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया 256, 256। समझ में आया ये क्वेश्चन। फिर से देखो, हाउ मेनी बूलियन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स आर देयर, 3 चर से बूलियन अभिव्यक्ति निर्मित किया जा सकता है कितना। वेरिएबल्स कितने हैं, 3, और हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया, 2 की पावर 2 की पावर n। ये
n कितना है, जितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल है तो n की जगह पर 3 आ जाएगा, 4 वेरिएबल्स हैं तो n की जगह पर 4 आ जाएगा, 5 वेरिएबल्स हैं तो n की जगह पर 5 आ जाएगा। तो जितने भी वेरिएबल्स दिए हो n की जगह पर वो आ जाएगा। यहां पर कितने हैं, 3 वेरिएबल्स, तो 2 की पावर क्या हो गया, 2 की पावर 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, 2 की पावर 8 और 2 की पावर 8, इसको तो आप लोग कर ही लेंगे, दैट इज 256। अगर 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 256, 256। समझ में आया। अब आप कहेंगे सर इतना आसान था, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ये क्वेश्चन करने कैसे हैं तो टफ लगेगा। समझने के बाद तो आसान है, लेकिन समझने से पहले वो चीज क्या है, टफ। इसलिए तो मैं कहता हूं कंप्यूटर में कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। यही है कंप्यूटर। जैसे मैथ्स आ गया तो फुल आउट ऑफ फुल स्कोर, और नहीं आया तो फिर 0 बटा सन्नाटा, है ना, फिर आप कुछ भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट, most effective algorithm which finds the median of an unsorted n size array would take the time। डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं टाइम इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम से क्वेश्चन है। डेटा स्ट्रक्चर की जो एल्गोरिथम है जिसे हम बोलते हैं डेट एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, या कई बार आप उसको बोलते हैं टाइम इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, जो पूरी तरीके से डेट पर ही डिपेंड होती है। किसी भी एल्गोरिथम की मजबूती या किसी भी एल्गोरिथम की सटीकता, कि कितनी सटीक है वो एल्गोरिथम, कितनी बेस्ट है वो एल्गोरिथम, ये किस पर डिपेंड करेगी, दो चीजों पर, एक उसके स्पेस पर और दूसरे उसके टाइम पर। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर में कि एल्गोरिथम आपकी दो तरीके की होती है, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड और एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर बेस्ड। इसीलिए बोलते हैं टाइम इन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब कह रहा है कि मंझला तत्व खोज करने की सबसे प्रभावी एल्गोरिथम कितना समय लेती है। अगर हम लोग बात करें एरे की, और वहां पर अगर हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है किसी चीज को, तो वो कितने समय में सॉर्ट हो जाती है, तुरंत। पहला एक ही बार में एरे चीजों को क्या करता है, सॉर्ट कर देता है। अगर तुरंत कर देगा तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, O(n) हो जाएगी। और अगर यहां पर टाइम की जगह पर स्पेस की बात कर रही होती, अगर यहां पर टाइम ना लिखकर स्पेस लिखा होता कि मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिथम व्हिच फाइंड्स द मीडियन ऑफ एन अनसॉर्टेड n साइज एरे वुड टेक द स्पेस, तो आंसर हो जाता O log n। स्पेस के केस में log होता है और विदाउट स्पेस यानी टाइम के केस में n होता है, क्योंकि यहां पर एरे का साइज कितना है, n। अगर n की जगह पर 1 डाल दे तो क्या हो जाएगा, O1, O नोटेशन 1, यानी तुरंत एक ही बार में चीजें क्या हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो आंसर क्या बन गया, ON बन गया। समझना पड़ेगा लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के लिए कि किस केस में कैसे लगाएंगे, ON कब लगाएंगे, O log n कब लगाएंगे, बेस्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है। इन तीनों केसेस को जब आप समझेंगे तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, वर्स्ट केस एफिशिएंसी ऑफ क्विक सॉर्ट ओवर एन एरे हैविंग n आइटम्स कैन बी इंप्रूव्ड बाय। कह रहा है क्विक सॉर्ट की सबसे ज्यादा बुरी दक्षता स्थिति में सुधार कैसे किया जाए। क्विक सॉर्ट, क्विक सॉर्ट का मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि हमें सॉर्टिंग करनी है, और वो भी क्विक मैनर में, यानी जल्दी से हमें सॉर्ट करना है। लेकिन कह रहा है इसकी एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करेंगे। क्विक सॉर्ट की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैंडम तरीकों का चयन करते हैं, रैंडमली हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करते हैं, और उसके थ्रू चेक करते हैं कि अगर वैल्यू ये देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, अगर वैल्यू ये देंगे तो क्या इंपैक्ट आएगा। तो एक एक वैल्यू देकर उसके आउटपुट में हम देखते हैं कि इसमें क्या बदलाव आया, इसमें क्या बदलाव आया, इसमें क्या बदलाव आया, जिसको हम बोलते हैं रैंडमाइजेशन।
तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? रेंडमाइजेशन। क्विक सॉर्ट की सबसे ज्यादा बुरी दक्षता स्थिति में सुधार कैसे किया जाए? रेंडमाइजेशन की मदद से। वर्स्ट केस एफिशिएंसी ऑफ क्विक सॉर्ट ओवर एन एरे हैविंग n आइटम्स कैन बी इंप्रूव्ड बाय रेंडमाइजेशन, यानी रैंडम तरीके से n की जगह पर 1 रखेंगे, फिर n की जगह पर 2 रख के देखेंगे, n की जगह पर 3 रख के देखेंगे, और जिसमें हमें आउटपुट सबसे बेस्ट मिल रहा होगा उसी को ले लेंगे। तो हमने जो 1 2 3 4 n की वैल्यूज रखी, क्या ये हमने रैंडम मैनर में ली? बिल्कुल, हम 1 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, हम किसी भी मैनर में n की वैल्यू को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? रेंडमाइजेशन। आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी हेल्ड बाय एन एरे a-3 colon 10 5 colon 12? क्या होगा इसका आंसर? कितने मूल्यों को रेखा जा सकता है एरे a -3 colon 10 5 colon 12 में? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एरे क्या होता है? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि डेटा को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करने में काम करता है, लेकिन सिमिलर डेटा टाइप, उन्हीं चीजों को यह व्यवस्थित करता है जिनका डेटा टाइप क्या हो? सिमिलर हो। जैसे एक क्लास की बात करें तो क्लास में स्टूडेंट्स की एज को लेकर बात करें तो ये एरे में स्टोर करेंगे। टीम की बात करें कि 11 प्लेयर्स की क्रिकेट की टीम है, तो यहां पर भी क्या है? सिमिलर तरीके का डेटा है, एरे में स्टोर करेंगे। तो एक ही जैसे डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग एरे डेटा स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। और एरे डेटा स्ट्रक्चर में जो आखिरी वाला एलिमेंट होता है उसको कैसे एक्सेस करते हैं? n-1 की मदद से। n-1 का मतलब आखिरी वाला -1। अब अगर हम -3 और 10 को देखें तो इन दोनों में आखिरी कौन सा है? 10, और शुरुआती वाला कौन सा है? -3। यानी 10 -3 + 1। आइए जरा इसको देखें एक बार। सबसे पहले हमने क्या किया? -3 colon 10 को सॉल्व किया, और हमें मालूम है कि एरे का जो आखिरी वाला एलिमेंट है वो क्या शो करता है? n-1। n-1 का मतलब क्या होता है? 10 -3, लेकिन माइनस का 3 हमारे पास पहले से है तो हमने 10 लिखा, माइनस माइनस का 3 लिखा और +1 लिखा। +1 क्यों? एरर को चेक करने के लिए। अगर कोई एरर हो तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देता है क्या? +1। तो क्या हो जाएगा? +1 कर दिया। 10 + 3 + 1 क्या हो गया? 14। सिमिलरली यही काम हम दूसरे वाले के साथ भी करेंगे। n-1 + 1, -1 + 1 क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है ना। 12 - 5 + 1, फिर से 12 - 5 + 1 क्या आ गया? 8। अब जो हमें मिला है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 × 8, क्योंकि एरे क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ चीजों का एक संग्रह है, और संग्रह को जब हम खोलते हैं तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 14 × 8 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 112। यानी इसका करेक्ट आंसर आ चुका है सी, दैट इज द राइट वन। एक बार फिर से देखो, एरे के केस में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं लास्ट वाले वो कितने होते हैं? n-1। यहां पर n क्या है? पहले केस में 10 -3, लेकिन माइनस का 3 है, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? एक बार और +1 करेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? n मिल जाए हमें। तो -1 + 1 करके 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और मिल जाएगा क्या? n। तो इसलिए 10 - -3 + 1, 10 + 3 + 1 क्या हो गया? 14। इसी तरीके से 12 - 5 + 1, 12 - 5 + 1 क्या मिल गया? 8। 14 × 8 क्या मिल गया? 112। दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या ये बात समझ में आई? अब हमने ये n-1 क्यों किया, इसका रीजन भी हमने यहां पर लिख दिया है। इफ एन एरे है साइज n, कह रहा है अगर एरे का साइज n है, द लास्ट एलिमेंट विल बी इंडेक्स एट n-1। तो इसका जो आखिरी वाला एलिमेंट है वो कैसे इंडेक्स करेगा? n-1, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे होती है? 0 से।
एरे की शुरुआत किससे होती है? 0 से। तो इसीलिए जो आखिरी वाला एलिमेंट है वो क्या होगा? n-1 होगा। समझ में आई बात? यदि सरणी का आकार n है तो अंतिम तत्व सूचकांक n-1 पर होगा, इसीलिए हम यहां पर -1 कर रहे हैं और फिर इसकी वैल्यू को n लाने के लिए +1 भी कर रहे हैं। तो इस फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। समझ में आई ये ट्रिक? वेरी गुड। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को करने की बहुत सारी तरीके, एक नहीं बहुत सारे तरीके, लेकिन जब हम ट्रिक्स की बात करते हैं तो दिस इज द मोस्ट फेमस वन, जो सबसे सटीक आंसर निकालती है। तो यही आपको समझनी है और इसी के द्वारा ही आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, कंसीडर अ 2-डायमेंशनल कैरेक्टर एरे ए 1:5, 2:7. Assuming row major order of storage, determine the address of element A23 if base address is 5. क्या कह रहा है? आयामी 2 अक्षर एरे 1:5, 2:7 में A23 का पता क्या होगा अगर आधार पता 500 है और प्रमुख पंक्ति अनुक्रम का पालन किया जाए तो। फिर से बात किसकी हो रही है? एरे की। और एरे के केस में अभी मैंने आपको बताया कि कॉलन वाली चीजों को कैसे सॉल्व करेंगे। 5 - 1 + 1, 7 - 2 + 1, ऐसे ही तो करेंगे जैसे कि अभी इसको हमने सॉल्व किया। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है? इसको सॉल्व कर लिया जाए। हमने कहा पहला वाला x है, दूसरा वाला y है, ये हमने अपने आप से दे दिया। तो x क्या आएगा दोस्तों? 5 - 1 + 1 यानी 5, और 7 - 2 + 1 क्या आ गया? 6, यानी x का मान क्या आ गया? 5 और y का मान क्या आ गया? 6। हमें यहां पर दो चीजें और दी हुई हैं। बेस एड्रेस दिया है 500 और a में जो हमारा एरे है वो क्या है? 2 और 3। अब आइए इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होगा। A23, इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है बेस प्लस y m-1 प्लस n-1। यानी इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें बेस एड्रेस गिवन होता है, इनके लिए जो फॉर्मूला आपको याद करना है वो क्या है दोस्तों? बेस प्लस y m-1 प्लस n-1। अब इसमें कैसे रखेंगे? बेस क्या गिवन है? 500। y क्या है? ऊपर देखो हमने निकाला है 6। m और n क्या है? जो एरे में जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, m गिवन है 2 और n गिवन है 3। तो m की जगह पर 2 रख दो, n की जगह पर 3 रख दो और इक्वेशन को सॉल्व कर लो। इक्वेशन को सॉल्व करके क्या मिला? 500 + 6 + 2, यानी इसका जो आंसर आ गया दैट इज 508। एक बार फिर से देखो, कुछ समझ में आया आपको? कैसे आया? एक बार दोबारा देखिए। इन क्वेश्चंस को दोस्तों सॉल्व करने के लिए सबसे पहला क्या है कि जो भी कॉलन के साथ में गिवन होगा उसको पहले सॉल्व करेंगे। और उनको सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो क्या है? n-1 + 1, यानी पहले वाले को दूसरे वाले को माइनस करेंगे पहले वाले से और प्लस कर देंगे 1, दूसरा वाला माइनस पहला वाला और प्लस 1। तो 5 - 1 + 1 और 7 - 2 + 1 क्या मिल गया? 5 और 6। हमने कहा ये क्या है? x और y। m और n की वैल्यू भी हमारे पास में गिवन है 2 और 3 और 500 क्या है? बेस एड्रेस। बस अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है, वो क्या? बेस प्लस y m-1 प्लस n-1। m और n की वैल्यू क्या है यहां पर? 2 और 3, जो कि एरे में आपको गिवन है। पुट कर दीजिए वैल्यू। बेस है 500 प्लस y का मान कितना है? 3 है ना। y का मान कितना निकला? 6। m कितना है आपका? m और n की वैल्यू यहां पर ऑलरेडी आपके पास में गिवन है, 2 - 1 और 3 - 1। m आपका 2 है, n क्या है? 3। तो 2 - 1 और 3 - 1, 2 - 1 कितना होगा? 1, 3 - 1 कितना होगा? 2। बस सॉल्व करिए और आंसर आपके कदमों में आ जाएगा, दैट इज 508।
समझ में आया? यानी इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें बेस एड्रेस दिया होता है, इसमें आपको x और y निकाल लेना है, m और n गिवन है, और बस जो रेड कलर से जो फॉर्मूला दिया है बस ये आपको याद करना होगा, बेस प्लस y m-1 प्लस n-1, और आंसर आ जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में जिनको इसी फॉर्मूले की मदद से करेंगे। नेक्स्ट, स्टैक क्या है? डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता हुआ और कह रहा है व्हाट इज स्टैक। स्टैक वही है जो हम लोग जब पानी भरते हैं तो अप्लाई करते हैं, स्टैक है। जब बुक्स लगाते हैं अप्लाई करते हैं, स्टैक है। जब कोई भी चीज कलेक्ट करते हैं एक के ऊपर एक, वही स्टैक है। यानी स्टैक क्या है दोस्तों? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है, गतिक आंकड़ा संरचना है। एक ऐसा डेटा बेस को मैनेज करने का तरीका है जहां पर हम जो सबसे ऊपर लगाएंगे उसको पहले निकाल लेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे बाद में लगाया उसको पहले निकाल लिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फिर लास्ट इन लास्ट आउट भी कह सकते हैं। कि जो सबसे पहले हमने लगाया, सबसे जैसे हमने कोई एक बाल्टी भरी, उसमें से पानी निकालना है तो कहां से निकालेंगे? ऊपर से। आइए जरा इसको बात करते हैं इस पर क्या है। कह रहा है स्टैक क्या है? एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो पुश और पॉप पे काम करता है। पुश और पॉप का मतलब क्या है? लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में गया उसको पहले निकाल लिया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज कॉल्ड स्टैक। क्या ये बात समझ में आई आपको? लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे बाद में लगाया उसको पहले निकाला, यही तो है स्टैक। और ये कैसा डेटा स्ट्रक्चर है दोस्तों? डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। आइए एग्जाम्पल, स्टैक ऑफ बुक्स। अगर आप एक के ऊपर एक बुक्स लगाए जा रहे हैं तो सबसे पहले बुक कौन सी उठाएंगे? सबसे ऊपर वाली, स्टैक है। स्टैक ऑफ कॉइन्स, अगर आपने एक के ऊपर एक सिक्के लगाए हैं तो सबसे पहले कौन सा सिक्का उठाएंगे? जो सबसे ऊपर है। या प्लेट्स का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, शादियों में जो प्लेट लगी रहती है ना, वैसे तो हम लोग बीच से भी निकाल लेते हैं, लेकिन सबसे ऊपर से निकालना, प्लेट को एक एक करके निकालना, दैट इज कॉल्ड स्टैक। स्टैक मींस लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, और ये डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन, फाइंड प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग पोस्टफिक्स। ये रहा एक्सप्रेशन। अगेन ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है डेटा स्ट्रक्चर से। डेटा स्ट्रक्चर के नोटेशंस को तीन तरीके से किसी भी एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। आपको यहां पर इनफिक्स भी सीखना है, आपको यहां पर प्रीफिक्स भी सीखना है, और आपको यहां पर पोस्टफिक्स भी सीखना है। क्वेश्चन क्या था? फाइंड प्रीफिक्स ऑफ द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। कह रहा है इसको कन्वर्ट करिए प्रीफिक्स में। जो आपका ये एक्सप्रेशन गिवन है इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करिए। प्री का मतलब होता है ऑपरेटर्स पहले आ जाए, जो ऑपरेटर्स इसमें लगे हुए हैं उनका इस्तेमाल पहले हो जाए। तो क्वेश्चन में अब पहले ये बताइए कि ऑपरेटर कितने इस्तेमाल किए गए हैं। तो आपने कहा सर 3 ऑपरेटर्स हैं, 3 सिंबल हैं, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का और प्लस का। इनको पहले लाना है, यही कह रहा है कि प्रीफिक्स फाइंड करिए, इनको पहले लेकर आइए, लेकिन किस ऑर्डर में, ये आपको सीखना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों आपको ये याद रखनी है कि जब भी हम प्रीफिक्स, इनफिक्स या पोस्टफिक्स की बात करते हैं तो यहां पर जो हमारे ऑपरेटर यूज होते हैं उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर पावर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, फिर एस्ट्रिक को सॉल्व करते हैं, और एस्ट्रिक के साथ में जो आपका डिवाइड है यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड है इनको सॉल्व करते हैं, फिर प्लस और माइनस को सॉल्व करते हैं। तो जो आपका सीक्वेंस होगा वो ये होगा, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को ध्यान से देखा, यहां पर कितने आपको ऑपरेटर्स दिख रहे हैं, कितने सिंबल दिख रहे हैं? 3। कौन कौन से? एस्ट्रिक, डिवाइड और प्लस। अब आपको क्या देखना है
कि यहां पर क्वेश्चन में आपको कौन से सिंबल गिवन है, यही गिवन है ना। सबसे पहले किस सिंबल को उठाएंगे, तो आपने सीक्वेंस में देखा तो आपने कहा सर आपने लिखा है कि एस्ट्रिक और डिवाइड को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद प्लस को करेंगे। इसका मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्ट्रिक को सॉल्व करेंगे, पहले लेकर आएंगे, फिर डिवाइड को पहले लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद में प्लस को पहले लेकर आएंगे। यही काम है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसके बाद पहला स्टेप क्या हुआ, हमने एस्ट्रिक को पहले लाए, तो ए और बी से पहले लेकर आए, क्या बन गया, एस्ट्रिक ए बी। डिवाइड को पहले लेकर आए, क्या बन गया, डिवाइड सी डी प्लस। यानी यहां पर हमने दो ऑपरेटर्स के स्थान को बदला है, एक मल्टीप्लाई के स्थान को जो कि पहले ले आए ए बी से पहले, और दूसरे सी डी के बाद जो आपका डिवाइड था उसके स्थान को बदल के पहले ले आए। तो ये क्या बन गया दोस्तों, एस्ट्रिक ए बी डिवाइड सी डी प्लस, प्लस का स्थान वैसे ही है जैसे पहले था। अब क्या करेंगे, अब प्लस हमारा सिर्फ बचा, एस्ट्रिक का भी चेंज हो चुका है, डिवाइड भी चेंज हो चुका है, बचा क्या, प्लस। प्रीफिक्स में प्लस कहां लेकर आएंगे, पहले, यानी सबसे पहले। तो हमारे पास क्या आ गया, ये प्लस, उसके बाद एस्ट्रिक ए बी डिवाइड सी डी, इसको एज इट इज लिख देंगे। तो हमें आंसर दोस्तों क्या मिल गया, प्लस एस्ट्रिक ए बी डिवाइड सी डी, दैट इज द राइट आंसर। समझ में आया, जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी उनको तो समझ में आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन से समझना आसान नहीं है। जब तक आप इस तरीके के 5 से 6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर लेते, तब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरीके के क्वेश्चंस को पहली बार देख रहे हैं तो आपको शायद 1 या 2% ही समझ में आया होगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे ना 10-10 क्वेश्चन की, 20-20 क्वेश्चंस की, क्योंकि ये तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना, पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना, इन फिक्स में कन्वर्ट करना जरूर आएगा एग्जाम में। तो इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट है, वरना आप क्वेश्चन को देखेंगे और घबरा जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये आंसर कैसे आ गया। ठीक, लेकिन हाँ जिसने प्रैक्टिस करी होगी उसके लिए तो ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है ना, काफी आसान सा क्वेश्चन है। काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं एग्जाम्स में, लेकिन ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। नेक्स्ट, क्यू को क्या करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कह रहा है क्यू का इस्तेमाल क्यों करते हैं। क्यू कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट डैश। क्यू क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को मैनेज करने के लिए क्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्यू का मतलब लाइन। जैसे हम लोग को कोई भी काम करना है तो हम लोग कैसे करते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। और क्यू की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू काम करता है दो चीजों पर, एक बीएफएस पर, ब्रीथ फर्स्ट सर्च पे, या इसको ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी बोलते हैं, या फिर रेडिक्स सॉर्ट पे। तो आंसर यहां पर इसके दो दो सही हैं, बीएफएस भी सही है और रेडिक्स सॉर्ट भी सही है। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है कि बोथ बी एंड सी इज करेक्ट, और इस रीजन की वजह से ये वाला क्वेश्चन भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि यहां पर ऑप्शंस गलत दे दिए गए, बी वाला भी सही है और सी वाला भी सही, दैट्स वाई इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है कि स्टैक भी पढ़ना है, क्यू भी पढ़ना है, पूरे डेटा स्ट्रक्चर को बहुत डिटेल में पढ़ना है। अब ये जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर होता है इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, फ्रंट और रियर। जैसे जब हम कोई मोबाइल मार्केट में लेते हैं तो उसका कैमरा फ्रंट कैमरा होता है और रियर भी होता है, जहां रियर का मतलब होता है बैक कैमरा। फ्रंट मतलब सामने वाला और बैक मतलब पीछे वाला, दैट इज कॉल्ड रियर कैमरा। यस, बोलते हैं ना फ्रंट कैमरा रियर कैमरा। तो यहां क्यू में भी दो चीजें होती हैं, फ्रंट और रियर। फ्रंट मतलब आगे और रियर मतलब बैक वाला पोर्शन। समझ में आया। नेक्स्ट, अगर एक क्यू में फ्रंट सूचक का मान रियर सूचक के बराबर हो तो क्यू क्या कहलाएगी। कह रहा है अगर क्यू के केस में, अगर क्यू डेटा स्ट्रक्चर में इन अ क्यू इफ वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर
इज इक्वल टू रियर पॉइंटर, अगर फ्रंट का मान रियर मान के बराबर है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? क्यू खाली है, क्यू भरी हुई है, या क्यू में केवल एक ही तत्व है, या क्यू में एक तत्व हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। क्या होगा आंसर? क्यू इज एम्प्टी, क्यू बिल्कुल खाली है, क्यू भरी हुई है, क्यू इज फुल, क्यू हैज वन एलिमेंट, क्यू में एक एलिमेंट है, या क्यू में एक इंसान लगा हुआ है, या मे है वन एलिमेंट, या उस क्यू में, उस लाइन में एक एलिमेंट हो सकता है। और इसका सही जवाब है मे हैव वन एलिमेंट। अगर हमारा रियर क्यू के बराबर, अगर रियर फ्रंट के बराबर है या फ्रंट रियर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है? फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर मतलब आगे वाला पोर्शन पीछे वाले पोर्शन के बराबर है। इसका मतलब ये संभावना है, ये प्रोबेबिलिटी है कि एक पर्सन उस क्यू में हो सकता है। मे हैव वन एलिमेंट, क्योंकि अगर उसको हम आगे से देखेंगे तो भी एक दिखेगा और पीछे से देखेंगे तो भी वो एक ही इंसान हमें दिखाई देगा। तो इसका मतलब मे हैव वन एलिमेंट, उस क्यू में एक पर्सन हो सकता है, एक एलिमेंट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। अब आप कहेंगे सर इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं? 3 क्वेश्चन। कौन कौन से, आइए वो भी देख लेते हैं। पहला, फ्रंट इज इक्वल्स टू, अगर फ्रंट की वैल्यू 1 है, रियर की वैल्यू n है, तो इस केस में एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1। रियर मतलब पीछे, फ्रंट इज इक्वल्स टू अगर रियर प्लस 1 वाली कंडीशन दें तो इसका मतलब क्यू पूरी भरी हुई है। रियर का मतलब बैक साइड, अगर बैक साइड में +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये प्रूफ करता है कि जो हमारी क्यू है वो पूरी तरीके से क्या है? फुल है। पहली कंडीशन याद रखिएगा, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर +1, क्यू भरी हुई है। दूसरा, फ्रंट इज इक्वल्स टू नल, अगर फ्रंट हमारा बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब क्यू एकदम खाली है। बिल्कुल सही बात, अगर फ्रंट में कोई जुड़ा ही नहीं है तो इसका मतलब जो लाइन है वो पूरी तरीके से क्या है? खाली है। तीसरी कंडीशन, फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था, इन अ क्यू वैल्यू ऑफ फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू द रियर पॉइंटर, अगर फ्रंट की वैल्यू रियर के बराबर है तो क्या होगा? क्यू में एक तत्व हो सकता है, में है वन एलिमेंट, में एक तत्व हो सकता है। मिल गया ना? तो अगर आपको ये तीनों कंडीशन याद होंगी कि अगर एग्जाम में फ्रंट इज इक्वल्स टू रियर +1 दिया हो तो इसका मतलब क्यू फुल है, फ्रंट इज इक्वल्स टू नल दिया हुआ तो इसका मतलब क्यू एकदम खाली है, और तीसरी कंडीशन जो कि दी है कि फ्रंट रियर के बराबर है तो इसका मतलब कि क्यू में एक प्राणी हो सकता है, कोई एक इंसान हो सकता है, क्यू में एक तत्व या एलिमेंट हो सकता है। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए। तो हमने एक पेपर डिस्कशन कर लिया है पूरे तरीके से, जिसमें 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो डे 1, डे 2, डे 3 को मिलाकर 80 क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कशन हो गया है। लेकिन अभी सारे पेपर डिस्कस नहीं हुए, अभी एक ही प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किया है ना? आगे वाले सेशंस में और भी पेपर हम डिस्कस करेंगे, 2016 वाला, 2017 वाला, इन सबको हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिस पर आपको बताना है इसका आंसर मुझे कमेंट करके, और ये क्वेश्चन प्रीवियस वाले ईयर का ही एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस क्लास इज मल्टीकास्टिंग, निम्नलिखित में से कौन सा आईपी एड्रेस वर्ग मल्टीकास्ट को रिप्रेजेंट करता है? जब आप आईपी एड्रेस पढ़ेंगे तो आप ये पढ़ेंगे कि आईपी एड्रेस की जो क्लासेस हैं वो यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग तीनों को सपोर्ट करती हैं। कुछ क्लासेस ऐसी हैं जो यूनिकास्टिंग पे काम करती हैं, कुछ क्लासेस ऐसी हैं आईपी एड्रेस में जो ब्रॉडकास्ट करती हैं, और कोई क्लास ऐसी है जो मल्टीकास्ट करती है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यूनिकास्ट का मतलब क्या है, ब्रॉडकास्ट क्या है, मल्टीकास्टिंग क्या है। इन तीनों का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए।
फिर यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास यूनिकास्टिंग में आती है, कौन सी ब्रॉडकास्टिंग में और कौन सी मल्टीकास्टिंग में। तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा कि मल्टीकास्टिंग का जो आईपी एड्रेस है वो किस क्लास को बिलोंग करता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। अगर आपको पता है इसका आंसर तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और अगर पता नहीं है तो अगले सेशन का वेट करिएगा जिसमें हम यूनिकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग के तीनों कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे विद द आंसर ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है दोस्तों? कैसा लगा आपको यह सेशन? एक बार लाइक करके बताइएगा, कमेंट करिएगा अगर बढ़िया लगा हो, और अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए SI ASI वाले कोर्स से जुड़ सकते हैं, और प्रोग्रामर ग्रेड 2 पढ़ना चाहते हैं तो प्रोग्रामर ग्रेड 2 वाले कोर्स से जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का जो कोर्स है वो 11 जनवरी से शुरू हो रहा है। अभी आपको यहां पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी जो कि कंप्लीट नहीं है। 11 जनवरी से बढ़िया तरीके से लाइव में हम लोग जुड़ेंगे, जिन सेशंस को आप रिकॉर्डेड मोड में भी देख पाएंगे। क्लियर है? और कंप्लीट करेंगे पूरे सिलेबस को बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बढ़िया तरीके से, और ये इंश्योर करेंगे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ऑपरेटर की, SI ASI या फिर प्रोग्रामर ग्रेड 2, इन सभी में डिट्टो क्वेश्चंस आपको मिल जाएं जो हमने पढ़ाए हैं। और ऐसा ही होगा जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना वर्दी ये कोर्स है, और एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कि थैंक गॉड सचिन सर ने एक बढ़िया सा कोर्स लॉन्च किया और हमें सब कुछ गाइड किया स्टेप बाय स्टेप विद वीडियोस, PDF एंड मॉक टेस्ट। जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी हमसे अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।